मुद्रा के 4 कार्य होते हैं: माध्यम, तुलनात्मक इकाई, मानक और भंडारण की क्षमता। मुद्रा की आवश्यकता। आओ सबसे पहले हम ये समझ लें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका होती है। हमें पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये सच है कि पैसे का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसकी आवश्यकता हमें केवल इसलिए पड़ती है कि इससे हम चीजें खरीद सकते हैं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास अधिक पैसा होता है वह व्यक्ति उससे अधिक चीजें खरीद सकता है तथा अच्छी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। पैसे से हमें चीजें खरीदने, बेचने अथवा उधार देने में मदद मिलती है। पैसे की इस भूमिका को विनिमय यानी लेन देन के माध्यम से जाना जाता है। मुद्रा साधारणतया वस्तुओं और सेवाओं को तुलनात्मक इकाई में दर्शाती है, जैसे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान, किसी कार्य की कुल अनुमानित लागत, किसी कंपनी के सकल उत्पादन की बिक्री का मूल्य आदि। मुद्रा भविष्य में भुगतान को भी सरल बनाने का कार्य करती है, जैसे ब्याज, किराया, वेतन, पेंशन, बीमा आदि का भुगतान। मुद्रा मूल्य का भंडार है। जनता अपनी संपत्ति को मुद्रा के रूप में सुरक्षित रख सकती है। अब प्रश्न उठता है कि पैसा आखिर आता कहां से है, यानी पैसे की आपूर्ति कैसे होती है। भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? व्यवहार में भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा आपूर्ति का अधिकार है। बैंकिंग की भाषा में भारतीय रिजर्व बैंक को देश का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। इसे केंद्रीय बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समस्त बैंकिंग प्रणाली का केंद्र बिंदु है तथा ये देश की समस्त बैंकिंग संस्थाओं और उनसे जुड़े क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तथा ये बैंकिंग कामकाज संबंधी नियम बनाता है और उनके कार्यों की देखरेख भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक सरकारी संस्था है और ये सरकार की नीतियों के ही अनुसार समस्त बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसका जनता से सीधा सरोकार नहीं है। इसका संबंध केवल सरकार से रहता है तथा यह सरकारी खातों की देखरेख भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के नाम से जाना जाता है। ये सभी बैंक अपनी गतिविधियों को व्यापारिक दृष्टि से चलाते हैं तथा मुनाफा अर्जित करना इन गतिविधियों का
केंद्र होता है। ये लोगों से जमा राशियां स्वीकार करते हैं तथा लाभ कमाने के लिए उधार एवं ऋण भी देते हैं। अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं कि आखिर किसी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा रहती है। आओ सबसे पहले हम ये समझ लें कि देश में मुद्रा का स्टॉक किस प्रकार रहता है। मुख्यतः ये 4 प्रकार से किया जाता है। जनता के पास जमा नोट तथा सिक्के, वाणिज्यिक बैंकों में जमा नोट तथा सिक्के, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के पास रखी जमा राशियां तथा वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा मांग जमा राशियां। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा की आपूर्ति से क्या तात्पर्य है। मुद्रा आपूर्ति की सामान्य परिभाषा के अनुसार जिस चीज से लेन देन या क्रय विक्रय संबंधी भुगतान किया जा सकता है उसे मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। इसमें जनता के पास जमा नोट तथा सिक्के, वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमा राशियां भी शामिल हैं। उपर्युक्त जिन दोनों मदों का जिक्र किया गया है उसे मुद्रा की संकीर्ण अवधारणा माना जा सकता है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा M1 के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मुद्रा आपूर्ति की दूसरी अवधारणाएं M1 से अधिक व्यापक हैं, जिसमें बहुत सारी मुद्रा को शामिल किया गया है। हमने मुद्रा आपूर्ति को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है कि हालांकि दोनों में समानता है, फिर भी नकदी अथवा बैंक जमा राशियों में कुछ अंतर रहता है। सबसे पहले हमें नकदी तथा बैंक जमा राशियों के अंतर को समझना होगा। सभी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसों को जेबों में अथवा तिजोरी में या बैंकों में रखते हैं। इसके साथ दूसरी संस्थाएं जिसमें छोटे बड़े व्यापारी भी शामिल हैं, वे भी अपने पैसों को अपने काउंटरों, तिजोरियों अथवा बैंकों में रखते हैं। इस प्रकार रखे हुए पैसे का आप अपनी इच्छानुसार जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैसे का खरीद फरोख्त करने तथा किसी को उधार देने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पैसा मुद्रा नोटों तथा सिक्कों के रूप में विद्यमान रहता है। जो पैसा बैंकों में जमा किया जाता है वो जमा राशियों के रूप में जमा रहता है। ये जमा राशियां सामान्यतः इन रूपों में पाई जाती हैं। प्राथमिक जमा राशियां, इसमें कोई व्यक्ति बैंक में अपना खाता खोल सकता है। ऋण जमा खाता, जहां व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तथा राशि को उसके ऋण खाते में जमा किया जाता है। ये फॉर्म पूरा भर दिया सर मैंने लोन का।
आपका 40,000 का जो स्वीकृत कर दिया गया है, ये चेक बुक लो, जब चाहो पैसा अपना बैंक से निकलवा सकते हो। धन्यवाद। डिमांड डिपॉजिट, जिन खातों में पैसा अपनी आवश्यकता अनुसार निकाला जा सकता है उसे डिमांड डिपॉजिट अर्थात मांग जमा खाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जमाकर्ता की मांग पर पैसा निकाला जा सकता है। जिन जमा राशियों को जमाकर्ता की मांग पर आहरित करने का अधिकार न हो उन्हें मियादी जमा कहते हैं, क्योंकि इस खाते से पैसा एक निश्चित अवधि के पूरा होने के बाद ही निकाला जा सकता है। जो पैसा चालू खाते तथा दूसरे गैर मियादी जमा खातों में जमा किया जाता है वह रेडी मनी है, अर्थात ये वह पैसा है जिसे हम बैंक से अपनी इच्छा अनुसार निकाल सकते हैं। जो पैसा मियादी जमा खातों में जमा रहता है वह निवेश की दृष्टि से जमा किया जाता है। ऐसी बैंक जमा राशियां जो बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी जाती हैं उन्हें भी मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा माना जाता है। अतः आइए हम बैंकों द्वारा ऋण देने की गतिविधियों पर दृष्टिपात करें। बैंकों को पैसा अपने जमाकर्ताओं तथा ऋणदाताओं से प्राप्त होता है। केंद्रीय बैंक को आय की पाद आगत का स्रोत माना जा सकता है। हमारे देश में लोग बचत बैंक खाते में पैसा जमा करते हैं तथा उसके लिए उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। फर्म तथा संस्थाएं अपना पैसा चालू खाते में जमा करते हैं तथा बैंक उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार तुरंत उधार का अधिकार देता है। जब बैंकों को ये जमा राशियां प्राप्त होती हैं तो बैंक उसके एक भाग को विधिक प्रारक्षित राशि के रूप में जमा रखता है तथा बाकी राशि को वे आहरण का अधिकार देते हैं। यदि वे ऋण देते हैं तो इससे जमा राशियों तथा देश के मुद्रा स्टॉक में भी वृद्धि होती है। इन्हीं गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पैसों का निर्माता भी कहा जाता है। यदि बैंक नई प्राप्त जमा राशियों से कोई भी पैसा ऋण के रूप में न दे तो इससे नई जमा राशियों का सृजन बंद हो जाएगा। यदि बैंक जमा राशियों में से कुछ भाग को ऋण के रूप में देते हैं तो ऐसी स्थिति में ऋण के रूप में दिए गए धन से ब्याज के रूप में कमाई होती है, बशर्ते कि ऋण के रूप में दी गई राशि का भुगतान बैंक को नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। दूसरी स्थिति में कुछ लोग अपने पैसों को बैंकों में न रखकर अपनी ही तिजोरियों में रखते हैं। ऐसा करने से जमा राशियों की सृजन प्रक्रिया सीमित हो जाती है। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की प्रक्रिया जमा राशियों के सृजन तथा पैसा अर्जन करने की क्षमता उसके विधिक प्रारक्षित आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। यदि विधिक प्रारक्षित अनुपात अधिक होगा तो इससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
विधिक प्रारक्षित अनुपात केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक इस अनुपात में वृद्धि करता है तो इससे बैंकों की ऋण देने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि इसके अनुपात में कमी की जाती है तो बैंकों की उधार दे पाने की क्षमता भी कम हो जाती है। देश के मुद्रा स्टॉक को विधिक प्रारक्षित अनुपात के अनुसार नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की कारगर भूमिका रहती है। अभी तक हमने भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नियंत्रित करने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया कि रिजर्व बैंक किस प्रकार मुद्रा का नियंत्रण करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मुद्रा विनियमन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा अपने पास रखता है तो ऐसा करने से इसका मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वह व्यक्ति इस पैसे को अधिक चीजें खरीदने तथा सेवाएं प्राप्त करने के लिए खर्च करना चाहेगा, लेकिन ऐसा न कर पाने से उसे वह संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी जो उसे अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदने पर प्राप्त हो सकती है। वह इस पैसे को उपभोक्ता वस्तुओं तथा निवेश के लिए खर्च कर देगा। यदि देश में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है तो लोगों के पास अधिक धन रहता है, तो ऐसा करने से वस्तुओं के दामों तथा सेवाओं के दामों में भी वृद्धि होती है तथा इसका प्रभाव वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ता है। यदि मुद्रा आपूर्ति में कमी के कारण लोगों के पास इसके जमाव में औसतन कमी आने लगती है तो लोग अपनी पैसा खर्च करने की आदत में कमी करने लगते हैं, जिसके कारण मुद्रा का जमाव औसत स्तर पर आने लगता है। इससे चीजों की मांग में कमी आ जाती है तथा मूल्यों में भी गिरावट आने लगती है। अतः मुद्रा आपूर्ति में आई गिरावट का सीधा असर मूल्यों पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चीजों की कीमतें कम होने लगती हैं। मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव यानी उसका तेजी से बढ़ना अथवा गिरना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। मुद्रा आपूर्ति का वस्तुओं के मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मुद्रा आपूर्ति पर नजर रखने से हम मूल्यों में आई उठापटक को काफी हद तक रोक सकते हैं। आइए अब हम इस बात का परीक्षण करें कि आखिर मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण कैसे करें। मुद्रा नोटों को परिचालन से निकालकर अथवा परिचालन में मुद्रा नोट डालकर भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा अथवा घटा सकता है। इसके अलावा सरकार भी सिक्कों को परिचालन से घटाकर अथवा बढ़ाकर मुद्रा आपूर्ति को घटा अथवा बढ़ा सकती है। मुद्रा नोटों की अपेक्षा मांग जमा राशियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अनेक मानदंडों के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को व्यवस्थित एवं विनियोजित कर सकता है। इनमें से कुछ को वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रक्रिया से भी नियंत्रित किया जा सकता है। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार से व्यवस्थित करता है। विधिक प्रारक्षित अनुपात। विधिक प्रारक्षित अनुपात के द्वारा भी बैंकों की ऋण प्रक्रिया कम की जा सकती है, क्योंकि इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक के हाथ में रहता है। यदि रिजर्व बैंक देश में मुद्रा आपूर्ति को कम करना चाहे
तो वह विधिक प्रारक्षित अनुपात को अधिक करके ऐसा कर सकता है। ऐसा करने से न केवल बैंकों की ऋण प्रक्रिया सीमित हो जाती है, बल्कि बैंकों की जमा राशियों को बढ़ाने की क्षमता भी कम हो जाती है। मुद्रा आपूर्ति को व्यवस्थित करने का दूसरा तरीका है खुली बाजार व्यवस्था। केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का लोगों में विक्रय करता है तथा लोग इसे खरीदने के लिए अपने जमा खातों से नकदी अथवा चेक के द्वारा केंद्रीय बैंक के पक्ष में पैसा जमा करते हैं। ऐसा करने से विधिक जमा राशियां कम हो जाती हैं तथा मुद्रा फिर केंद्रीय बैंक की तरफ आने लगती है तथा वह धनराशि परिचालन से बाहर हो जाती है। जमा राशियों में कमी करने से भी बैंकों की ऋण देने की क्षमता प्रभावित होती है। खुले बाजार अथवा सार्वजनिक तौर पर बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों के बेचने या खरीदने को खुले बाजार की प्रक्रियाएं कहते हैं। सरकारी ऋण हेतु पैसा एकत्रित करने के लिए भी हमारे देश में खुली बाजार व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक ने खुली व्यवस्था को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तक ही सीमित रखा है। इस विषय में एक तीसरा घटक जिसकी हमेशा चर्चा की जाती है वह बैंक दर है। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वो ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में चुकाई जाती है। जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तथा उसके बाद वाणिज्यिक बैंक जनता को ऋण देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर से अधिक ब्याज प्रभारित करना पड़ता है। यदि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता को कम करना चाहता है, तो वह वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दर को बढ़ा देता है। उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों को भी अपनी ब्याज दर बढ़ानी पड़ती है, जिससे बैंक के ऋणकर्ताओं को अधिक ब्याज देना पड़ता है। अतः बढ़ी हुई ब्याज दर के रहते ऋणकर्ता बैंक से ऋण लेना कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाणिज्य बैंक कम ऋण दे पाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव मुद्रा आपूर्ति पर पड़ता है, अर्थात वह कम होने लगती है। अब तक हमने जो भी सीखा उसका सारांश इस प्रकार है। मुद्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इससे हमें चीजें खरीदने तथा सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे लेन देन की सुविधा प्राप्त होती है। लोग मुद्रा को मुद्रा नोटों तथा सिक्कों के रूप में रखते हैं। मुद्रा नोट केंद्रीय बैंक द्वारा तथा सिक्के सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। मांग ऋण वाणिज्यिक बैंकों में रखे जाते हैं। मुद्रा नोट तथा सिक्के दोनों विधिक निविदाएं हैं। जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रक्रिया को नियंत्रित करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंकों को अपनी जमा राशियों में से कुछ भाग को अनिवार्य रूप से विधिक प्रारक्षित रूप में जमा रखना पड़ता है। देश के मुद्रा स्टॉक में जनता के पास नोट तथा सिक्के, बैंकों के पास जमा नोट तथा सिक्के, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा
केंद्रीय बैंक के पास रखी जमा राशियां तथा वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा मांग ऋण शामिल हैं। मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका देश में चीजों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय बैंक इसे विधिक प्रारक्षित अनिवार्यताओं, खुली बाजार व्यवस्था तथा बैंक दर के द्वारा नियंत्रित करता है। There are 4 functions of money: a medium, a measure, a standard, and a store. Need for money. Let us first of all understand the role of money in the economy. Why is money needed? The fact of life is that money is not wanted for itself. Money is wanted because it gives us the power to obtain goods and services. The more money a person has, greater is his power to obtain goods and services. Money helps in buying and lending. This function of money is called the medium of exchange function. Money customarily serves as a common unit of account or measure of value in terms of which the values of all goods and services are expressed. Example: national income estimates of a country, total money cost of a project, total sale proceeds of a multi-product firm, etc.
Money serves as a standard or unit in terms of which deferred or future payment, payment of interest, rent, salaries, pensions, insurance, etc. are stated. Money as a store of value, that is, members of the public can hold their wealth in the form of money. Now the question arises, who supplies the money? Who controls the money in India? Practically, Reserve Bank of India governs the supply of money. In banking language, RBI is the central bank of the country. It's called central because it's central to the banking system in India. It is the highest authority that regulates the functioning of banking institutions in the country. It frames rules and regulations about their day-to-day working and keeps a watch over their functioning. RBI is the government-owned institution and regulates the entire banking system of the country in accordance with the policies of the government. It doesn't directly deal with the public. It deals only with the government and maintains government account. All other banks apart from RBI are called commercial banks. All banks undertake banking activities on commercial basis with intention of earning profit. They accept deposits, borrow and lend to earn more. Let's move on to another question. How much money is there in an economy? Let's understand the nation's stock of money. They are of 4 types: notes and coins with public, other than banks, notes and coins with commercial banks, deposits of commercial banks with central bank, demand deposits with commercial banks. Let us find out what is meant by money supply. The general definition of money supply is that it involves all the items that are used for transactions, that is buying and selling or making payments. It includes notes and coins with public, that is other than banks, and demand deposits with commercial banks. These 2 items are referred to as narrow concept of money supply. It is called M1 by RBI. It means other concepts of money supply are broader than M1 and include many more items. We've defined money supply in such a way that it includes bank deposits as well as cash. What is the difference between the two? Are they the same? Let us now see the difference between cash and deposits. Individuals keep their money holdings in their pockets, in money drawers, in safes, and in banks. Institutions, including business establishments, keep their money in money drawers, at counters, in safes, and in banks. This is ready-to-use money or ready money. The money is used for buying and lending. The money we keep in our wallets, in our safes, in our drawers is of course in the form of currency notes and coins. The money we deposit in a bank is in the form of bank deposits. There are various kinds of bank deposits. Primary deposit, where a person opens an account with the bank.
loan account deposit, where a person takes loan from the bank and the amount is credited to that loan account. We have sanctioned the loan of 40,000 and you get when you want. Okay, sir. Thank you, sir. Demand deposit. Deposits in banks with instant withdrawal facility are called demand deposits because money from these accounts can be withdrawn on demand. The deposits without instant withdrawal facility are called time deposits because money from these accounts can be withdrawn only after the mutually agreed upon time period expires. Only money deposited in current and non-fixed deposits is ready money. The money in time deposits is investment. Bank deposits and loans given out by banks form part of the money supply. Let's look at the lending activity of banks. The banks get their loans or funds from depositors, individual or institutional. Banks get their funds or lending from depositors. Another source is borrowings of people, institutions, and central banks. In India, people deposit in savings account and receive interest. Firms and institutions deposit in current account. The bank provides instant lending. When banks receive these deposits, they keep a part of it as a legal reserve and are in a position to send the remaining amount. If they lend, deposits increase further and so also the money stock of the country. This is why commercial banks are sometimes described as manufacturers of money. If banks do not lend even a rupee out of a fresh deposit made, there will be no more new deposits. If they lend a part of deposit, new deposits equal to the amount of lending are created provided the entire sum lent comes back to the banks. If you don't put your money into banks, it restricts the deposit creation process. The lending process and the deposit creation power of a commercial bank depends on the legal reserve ratio. The higher the legal reserve ratio, the lower the lending, and of course the lower the money supply within the commercial bank. The legal reserve ratio is determined by our central bank, RBI. If RBI raises this ratio, the lending capacity of banks decreases. If it reduces the ratio, the capacity increases. In this way, legal reserve ratio becomes a tool in the hands of the central bank to regulate the stock of money in the country. We've just seen the tools used by the RBI to regulate money supply, how it does it, and more importantly, what is the need to do it. Now let's move on and see why money supply should be regulated. If a man's income exceeds what he needs, he obviously spends it on goods and services. But if his holdings are more than what is required for his daily transactions, etc., and he's denying himself the pleasure of spending the money, he either invests it or spends it.
So if money supply in the country is increased and people have excess balances, they will like to spend on consumption and investment. This raises demand for goods and services and pushes general price level in the economy. If money holding becomes less than average because money supply is decreased, people refrain from spending the money that they receive to raise the money holding back to the average level. This results in a fall in demand for goods and services, thus resulting in a fall in prices. Fluctuating prices, that is, rising and falling prices, bode ill for the economy. Thus, money supply is intrinsically linked to price fluctuations. By keeping a check on money supply, one is actually keeping a check on fluctuating prices and, of course, the economy. But more importantly, who does keep a check on money supply? by adding or withdrawing currency notes from circulation, RBI can increase or reduce money supply. By adding or withdrawing coins from the circulation, the government can increase or reduce money supply. Out of the three components, the coins issued by government form a very insignificant portion of money supply. Out of the remaining of the two, demand deposits are more significant than the currency notes in total money supply. The RBI can use numerous tools to regulate money supply. It can use these tools also to curtail the lending activity of commercial banks. How does the RBI regulate the lending activity of a commercial bank? RBI does it through legal reserve ratio, open market operations and bank rate. Legal reserve ratio. Whenever the legal reserve requirement lower the lending capacity of banks, legal reserve requirement is a direct tool in the hands of the central bank. If it is desired to reduce money supply in the country, the central bank can raise legal reserve ratio. It limits the lending capacity and consequently the deposit creation capacity of banks. The other means to regulate money supply are open market operations. The central bank sells securities, loan instruments to the public. To buy these securities, the public withdraws money from their deposits either in cash or by issuing a check in favor of central bank. In this way, legal deposits are reduced and currency flows into the central bank and goes out of circulation. the act of sale and purchase of securities by the central bank is called the open market operation. The open market operation is also used for funding government debts. Until now, the Reserve Bank of India has confined its open market operations to government securities only. The other most commonly talked about tool is bank rate. Bank rate is the rate at which commercial banks pay interest on the loans taken from RBI. If the central bank lends to the commercial banks and the commercial banks lend to the public, the rate of interest charged by the commercial bank must be higher than the bank rate charged by the central bank. If the central bank wants that commercial banks should lend less, it raises its own lending rate, bank rate, charged from commercial banks. This forces commercial banks to increase their lending rate. the borrower have to pay a higher rate of interest. This increases the rate of borrowing and they borrow less. This reduces lendings by commercial banks and there is a decline in money supply. Let us sum up what we've learned so far. Money is wanted because it gives power to buy goods and services and facilitates transactions. People keep money in the form of currency
and coins and demand deposits. Currency notes are issued by central bank and coins by government. Demand deposits are held in commercial banks. Currency notes and coins both are legal tender. To safeguard the interests of depositors and to keep a check on lending by commercial banks, the central bank makes it obligatory for the banks to keep a certain percentage of deposits as legal reserves. The nation's stock of money includes notes and coins with public, notes and coins with banks, deposits of commercial banks with central bank, demand deposits with commercial banks. There is a need to keep a check on money supply because it affects price level in the country. The central bank does it through legal reserve requirement. Open market operations and bank rates.